क्रियाशील तत्व या विक्रियाशील तत्व यानी कॉपर, जो कि आपको नीलो रंग है। मैंने कील अपन के पास साधन नहीं है, अपन प्रैक्टिकल भी कर सकते थे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर में। अपन अपनी लास्ट पहले अब तक अपन 4 लेक्चर डाल चुके हैं 10th क्लास के पहले चैप्टर का। ये लास्ट लेक्चर है, 5वां लेक्चर, और यहाँ में अपन ये वाली वो जो अपना पहला चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन सेकंड चैप्टर चालू करेंगे, या फिर उससे पहले एक देख लेंगे कि एक ही वीडियो में 5 लेक्चर है ना, उनको क्या कॉमन कर दें, मतलब एक ही रैपिड रिवीजन टाइप में बना लेंगे, जिससे जो पांचों लेक्चर है ना वो एक ही में आ जाए। 1 घंटे में पूरी अपन को क्या पहला चैप्टर खत्म हो जाए। अपन कल उस वाले उसको भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन आज इस लास्ट चैप्टर को देख लेते हैं, लास्ट वीडियो को, जिससे पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखो दोस्तों, नए मोटिवेशन के साथ में जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे आप इससे भी आगे देख पाओगे। सही बात है। जैसे आप अभी आप यहाँ से थोड़ा दूर जाओगे तो आपको क्या, आप आगे नहीं देख पाओगे। मतलब यहाँ से आप जितनी दूर जाते जाओगे आपको आगे रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। आप एक बंद, जैसे कि आप एक बंद कमरे में हो, अगर तुम बंद कमरे में हो ना तो बाहर का रास्ता तुम्हें स्पष्ट नहीं दिख सकता, आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे तो थोड़ा बाहर का रास्ता और दिखेगा, लेकिन और आगे जाओगे तो और आगे रास्ता दिखेगा, और आगे जाओगे तो और आगे रास्ता दिखेगा। इसी प्रकार अगर अपन आगे बाय स्टेप आगे बढ़ते जाने तो एक दिन अपन को मंजिल क्या है, मंजिल जरूर क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें लगातार क्या है, मेहनत करती रहनी चाहिए। कल अपनी अभिक्रिया हो गई थी, संयोजन अभिक्रिया हो गई थी, वियोजन हो गई थी, उसमें छिपी हो गई थी। मैंने विस्थापन थोड़ी सी समझाई थी, लेकिन विस्थापन समझने से पहले संयोजन अभिक्रिया, इसके 2 भाग हैं। उसमें छिपी तो मैंने समझा दिया है। अब वाला भाग है कौन सा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उसमें छिपी तो मैंने समझाया था, तो मैं अच्छे से समझाया था। वो मकान वाला उदाहरण देके, अपन पेंट करते हैं ना, वो वाला उदाहरण देके। अब अपन की अभिक्रिया ऊष्माशोषी, कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, अपनी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर, स्पष्ट नाम में लिख रहा है। ऐसी अभिक्रिया जो क्या ऊष्मा एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है, ऊष्मा का अवशोषण करती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का क्या करेगी, ऊष्मा का अवशोषण करेगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। और वो ऊष्मा का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी। आ गई होगी दोस्तों अच्छे समझ में। अब इसको मैं एक अपन की क्या है, जो दैनिक जीवन का उदाहरण ना, डेली लाइफ का, उसको देके समझाऊंगा। आप एक गिलास लेना, एक गिलास में क्या डालना, पहले पानी लेना, पानी में चीनी डालना, चीनी अच्छी से घोलने के बाद उसको आप देखना, आप देखोगे तो जो पानी है ना और ठंडा हो जाएगा। ठंडा, अगर पहले से ही पानी ठंडा है ना तो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ऊष्मा का शोषण हो जाता है। तो वो किसका उदाहरण हो गया, अपना ऊष्मा का क्या हो गया, शोषण हो गया। ऐसा ही मतलब जिन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक मैं बताऊँ, CaCO3, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस के H2O। ये मैंने उसमें भी बताई थी, ऊष्माक्षेपी में तो इन दोनों को मिलाकर ये बनाया था। लेकिन अगर अपन इसको इसमें तोड़ना चाहें तो हमें किसकी, ये क्या है, किसका निशान होता है, ये होता है अपन के दोस्तों ऊष्मा का निशान। तो इसको अगर अपन इसमें तोड़ना चाहें तो CaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, CaO प्लस H2O। मतलब किसकी आवश्यकता आ गई दोस्तों, ऊष्मा, किसकी आवश्यकता आई है अपन के लिए, ऊष्मा की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको, ठीक है। आगे अपन की नेक्स्ट है, पहले अपन कौन सी पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो पहले तो सबसे पहले भी एक सिंपल सी बोले के बता दूं।
ये मोटा आदमी है। कैसा आदमी है? मोटा आदमी। मोटा आदमी है प्लस ये पतला आदमी है। अच्छे से समझना, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, जैसे अच्छे से इस्तेमाल के साथ, क्योंकि अपन को समझ में आनी चाहिए। तरीका कोई भी हो, हमें तरीका से कोई लेना देना नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है किसकी समझ में कैसे आए, किस तोड़ मरोड़ कैसा भी समझ में आए वो हमें आना चाहिए। ये मोटा आदमी है, ये पतला आदमी है। अब तुम्हें पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सही बात है। अब क्या है, ये मोटा आदमी से कहेगा ये चल इधर तुम्हारी जगह से हट, मेरी जगह से, तो ये क्या है, इसको हटा देगा, निकल मेरी गली में से निकल। इसको हटाने के बाद क्या है, ये मोटा है तो ये जैसे ये इधर मोटा हो तो हटा देगा। जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ और यहाँ पे मोटा आदमी आ जाएगा। एक और उदाहरण देता हूँ, देखो पहले अच्छे से। ए बी प्लस के सी चेंज इनटू ए सी प्लस के बी। अब देखो ये ए बी क्या है, एक है, ई एक है। ए बी क्या है, मोटा ताकतवर खूब मोटा है। ए बी कम मोटा है, मतलब ये पतला आदमी है, पतला सा क्या है आदमी। सी क्या आदमी है, मोटा आदमी है। सी क्या है, मोटा है। तो सी क्या करेगा, बी को, बी क्या है, पतला है, ये तो ठीक ठाक है, ये तो ठीक ठाक है, हष्ट पुष्ट है पर ज्यादा भी नहीं है। लेकिन बी क्या है, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, और वैसा है बी। और सी क्या है, खूब मोटा है मेरी तरह, मैं ज्यादा मोटा नहीं पर मेरी तरह, ठीक है। तो सी क्या करेगा, बी को इसकी स्थान से क्या है, विस्थापित कर देगा। सी क्या करेगा, बी को विस्थापित कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी। मतलब क्या कर दिया, अधिक ताकतवर ने अपने से कम ताकतवर को क्या कर दिया, हटा दिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयनों से विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आ गई होगी दोस्तों समझ में कि ई बी क्या है, कम ताकत, ई बी ताकतवर तो है लेकिन कम है, सी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो सी ए बी को उसके लवण विलयनों से विस्थापित कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ए सी प्लस के बी। अब देखो इनको विस्थापित करने के लिए पहले एक सबसे सिंपल चीज बताऊं, हमें सर कैसे, ये तो ए बी सी तो अपन ने उदाहरण देके वैसे समझे, लेकिन अपन ऐसे समझे जैसे उदाहरण एक किताब बुक की लैंग्वेज के उदाहरण से समझे तो भाई अलग तरीका समझना है। तो उस तरीका को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे, क्या, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उसके घटते हुए क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उसके घटते हुए क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इधर और लिख देता हूं पीबी, इस तरीका से पीबी, सीयू, एजी, एयू। नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने ऐसे लिखा। सबसे जैसे घटते हुए क्रम में क्रिया, सबसे कम क्रियाशीलता कौन सी है, एयू की। सबसे ज्यादा कौन सी है, पोटेशियम की, सबसे ज्यादा सोडियम की है, फिर उससे सबसे ज्यादा पोटेशियम की, उससे कम सोडियम की, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम एल्यूमिनियम की, उससे कम जिंक की, उससे कम पीबी लेड की, उससे कम कॉपर की, एजी सिल्वर मतलब एजी और एयू, इनकी क्या है, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। तो मैंने क्या बोला, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। ये उनकी क्या क्रियाशीलता घट रही है, घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अपन अभी सक्रियता श्रेणी को मिटा नहीं रहे, इसी आधार पर कौन सी अभिक्रिया को समझाएंगे, विस्थापन अभिक्रिया को, इसी आधार पर समझाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया मैंने क्या बताया, अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयनों से विस्थापित कर दिया जाता है। क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब मैं बताऊं, सबसे पहले
एक CuSO4 का विलयन लिया, एक विलयन बनाएंगे जैसे अपन चीनी और जल का विलयन बनाते हैं, नमक और पानी का विलयन बनाते हैं, इसी तरीका से किसका विलयन बनाया, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया, जो कि कैसे रंग का होता है, नीले रंग का। कैसे रंग का होता है, नीले रंग का। CuSO4 का क्या बनाया, विलयन बनाया, जो कि कैसे रंग का होता है, नीले रंग का। एक क्या लिया, Fe मतलब लोहे की कील, एक लोहे की कील ले ली, लोहे की कील किस में डाल दी, कॉपर सल्फेट में डाल दी, CuSO4 में क्या डाल दी, लोहे की कील डाल दी। तो जो लोहे की कील के कारण कॉपर अब बनेगा वो क्या, अब देखो पहले मेरी सुनो, मैंने क्या बोला, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयनों से विस्थापित कर दिया जाता है। अब मुझे इसमें बताओ कि कॉपर पहले आता है या जिंक पहले कॉपर पहले आता है या Fe पहले आता है, Fe नहीं लिखा क्या, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, Fe आएगा, Fe पहले आता है, ठीक है। Cu बाद में आता है, पहले क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम के बाद क्या आ जाएगा, Fe पहले आ जाएगा, ठीक है, Fe आ जाएगा। Cu से पहले क्या आता है, Fe, तो क्या होगा, Fe Cu से पहले आता है, तो मतलब अधिक क्रियाशील कौन है, अधिक ताकतवर कौन है, अधिक लट्ठबाज कौन है, Fe। तो Fe क्या करेगा, FeSO4 है ना, SO4 को इसके लवण विलयनों से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस के Cu मतलब कॉपर को अलग हटा देगा। जो FeSO4 बना है इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हल्का हरा हो जाएगा। तो आ गई होगी तुम्हारा समझ में कि अधिक क्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील तत्व यानी कॉपर, जो कि आपको नीलो रंग है, मैंने कील, अपन के पास साधन नहीं है, अपन प्रैक्टिकल भी कर सकते थे, कॉपर सल्फेट को का ले विलयन ले, वहां मैं कील डाली, कॉपर सल्फेट कैसे रंग की होती है, नीले रंग की। तो जो कील है ना, इस कॉपर सल्फेट के विलयन को हटा के कैसा कर देती है, हरे रंग का, नीले रंग से कैसा रंग कर देती है, हरा रंग, और क्या उत्पाद बनाती है, FeSO4 प्लस के Cu। ये अभिक्रिया अपन की कौन सी है दोस्तों, अभिक्रिया ये वाली अभिक्रिया हो रही है अपन की विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आगे समझ में, ठीक है। अब अपनी अभिक्रिया है, नेक्स्ट अभिक्रिया, उस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन कैसी होती है, देखो इसमें तुम्हें इसमें अंतर दिख रहा है, इसमें देखो, इसको देखो, ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें सीन है, बी को इसकी जगह से हटा दिया और बिल्कुल अलग कर दिया। और इस वाली अभिक्रिया में क्या होता है, देखो ए बी एक तत्व अलग है, सी डी अलग है, ई और डी आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ADBC। मतलब क्या होता है, जो दो तत्व हैं वे आपस में एक दूसरे से क्या, इनके तत्वों या परमाणु या आयनों या धातुओं के मध्य क्या है, आयनों का क्या होता है, आपस में आदान प्रदान होता है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों के परमाणु या आयनों या धातुओं के मध्य आयनों का क्या होता है, एक दूसरे में आदान प्रदान होता है। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई अपन दोनों साथ साथ रहेंगे, अभी मेरे पास पैसों की कमी है तो तुम मुझे दे दे, जब तुम्हारे पास होगी कमी होगी जब मैं दे दूंगा, अपन क्या साथ साथ हमेशा साथ चलेंगे, एक दूसरे से ना तो आगे बढ़ेंगे ना पीछे रहेंगे, हमेशा क्या चलेंगे, साथ साथ में। ये वाली कौन सी अभिक्रिया, अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब AB प्लस CD है, तो A C से अभिक्रिया कर, ये A D से कर लेगा और B C से कर लेगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। उदाहरण देके समझा देता हूं मैं तुम्हें। HCl ये क्या होता है, एक अम्ल होता है, प्लस की NaOH ये क्षार होता है। H के पास क्या होता है, हमेशा ये याद करने वाली है, तुम्हें बाद में आएगी। H के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास होता है नेगेटिव चार्ज, Na के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, OH के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो H जो H प्लस है ना, किससे मिल जाएगा, OH से। एक H और एक H मिलके क्या बना लेंगे, दो H, और ये क्या O, मतलब क्या मिल गया, बन गया H2O। क्या बन गया, H2O। और ये क्या है, Cl माइनस Na प्लस।
तुम्हें पता है हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है दो विपरीत सिरा वाले, मतलब एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है, तो प्लस और माइनस वाले अपने आप में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सिंपल सा उदाहरण लो, एक चुंबक लिया, तुमने सबने घर पे करके देखा होगा। कभी कभी चुंबक अगर एक तरफ अगर आती है तो कभी कभी तो चुंबक को अगर तुम चारों तरफ से करके देखना, दो सिरों को ऐसे करोगे तो एक दूसरे से जोड़ दूर की जाएंगे, और करते हैं ज्यादातर में क्या एक दूसरे की आकर्षित होते हैं। मतलब अगर सिरे मतलब वो समान हो, उन पर अगर धनायन धनायन हो तब एक दूसरे से क्या दूर की ओर जाएंगे, और एक पे धनायन और एक पे ऋणायन हो तब एक दूसरे के पास पास आएंगे। ये इसमें H प्लस H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, जल, और Na प्लस और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। तो ये क्या हो गया उसका, ये उसकी लवणों का क्या हो गया, आदान प्रदान। ये अपनी कौन सी अभिक्रिया हो गई दोस्तों, दिए विस्थापन अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण, इसको करने से पहले अपन इसको और करते हैं, Na उदाहरण और समझ लेते हैं, Na2SO4 प्लस के BaCl। Na के पास हमेशा मैंने क्या बताया था, Na के पास कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। SO4 के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। B के पास कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। Cl की याद करनी है, Cl के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो Na और Na क्या है, प्लस, Cl क्या है, माइनस। तो Na और Cl मिलके क्या बना लेंगे, क्या मिलके बना लेंगे, NaCl। ठीक है, ये हो गया नमक। और ये क्या है, SO4 माइनस Ba प्लस, ये आपस में धनायन ऋणायन है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, BaSO4। ठीक है, हो गई। ये जो BaSO4 बना है, ये क्या होता है, एक अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है, जो कि जल में घुलता नहीं है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। कुछ आ रहा नहीं आ रहा कभी से समझ में, आप वैसे ही दिमाग लगा रहे हो। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कुछ है खबीस गंदे लोग होते हैं खबीस, उनको मैं बताऊंगा तो मैं लास्ट में जब अपन पार्ट खत्म हो जाएगा ना, अच्छा सा वो बताऊंगा, खबीस की फोटो तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये जो BaSO4 होता है, क्या होता है, अवक्षेप होता है। इसी वाले उदाहरण को यहाँ लिख सकते हैं। तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी हो गई अपन की, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अपन की दोस्तों कौन कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, संयोजन में दो हो गई, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, फिर वियोजन हो गई, वियोजन के बाद विस्थापन हो गई, विस्थापन के बाद देविस्थापन हो गई, देविस्थापन के बाद ऊष्माक्षेपी शोषी दोनों हो गई हैं, फिर अवक्षेपण हो गई है। अब अपन की लास्ट और फाइनल अभिक्रिया कौन सी है, फिर इसके बाद दो टॉपिक और छोटे छोटे संख्या है ना, विकृति घनत्व और जल का अपघटन, उसके बाद चैप्टर खत्म। अपनी अभिक्रिया अपचयन, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, एक ही नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है, अपचयन और उपचयन। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीलेशन इंग्लिश में, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन। यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया इसे बोलते हैं अपचयन और उपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना, कितने भाग होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कितने से मिलकर बनी होती है, दो से मिलकर बनी होती है। चालू करो करो। उपचयन, अपचयन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब अब सुनो, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, अपचयन अलग अलग अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया अलग है और उपचयन अभिक्रिया अलग है। उपचयन को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अपचयन और उपचयन, जब दोनों अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में सम्मिलित हो जाए ना, जब दोनों अभिक्रिया एक ही में आ जाए तो उस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देखो ये आकी इंग्लिश क्या होगी, अपचयन से तो इसने क्या ले लिया, RAD, ठीक है, और इससे ले लिया OX, और उपचयन से ले लिया OX। तो
तो रेड अपचयन का RAD, उपचयन का OX, तो ये मिलके क्या बना लिया RAD OX रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ सम्मिलित होते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब अपचयन उपचयन क्या होता है इसको सुनो पहले। सबसे पहले अपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है या ऑक्सीजन में कमी होती है। दो ऑप्शन होते हैं अपचयन में, या तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि, या तो हाइड्रोजन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि, या फिर ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी? कमी। इन्हें साथ साथ पढ़ेंगे एक साथ लेके। उपचयन, हाइड्रोजन की संख्या में कमी, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि। अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की संख्या में क्या होती है? वृद्धि, या दो ऑप्शन होते हैं कि तो या तो फिर हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होगी या फिर ऑक्सीजन की संख्या में कमी होगी। उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की या तो कमी होगी फिर या ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखो CH2 प्लस की H2 चेंज इनटू CH4। ठीक है, अब इसमें देखो हाइड्रोजन के दर कितने के? दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने के? दो, इधर कितने के? दो। ये दोनों ने मिल, वैसे ऐसा नहीं एक ही में करना है अपन ने वृद्धि। दो हाइड्रोजन मिल के कितने करा ले? CH4। तो हाइड्रोजन की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि। अभिक्रिया कौन सी है गई? अपचयन अभिक्रिया। या एक और उदाहरण भी समझो इसे, CuO, तो मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएगी? ये बदल जाएगी Cu प्लस के O2। किसमें? Cu प्लस के O2। अब देखो इधर क्या था? CuO था ना। अब इधर क्या रहेगा? केवल उधर मत ज्यादा मत जाओ, केवल एक वाले पहले वाले उत्पाद को देखो। इधर क्या रहेगा? इधर ऑक्सीजन था ना साथ में, इधर क्या रह गया? केवल Cu। क्या रह गया? केवल Cu। O2 अलग चला गया, तो इधर केवल Cu रह गया ना। तो अभिक्रिया कौन सी हो गई दोस्तों? अभिक्रिया हो गई O2 की। इसमें हाइड्रोजन की क्या आ रही है? अधिकता। इसमें ऑक्सीजन की क्या आ रही है? कमी। देखो कमी हो रही है। तो जो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ये वाली अभिक्रिया अपन की कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब अपन उपचयन अभिक्रिया देखें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती हो, इसी उदाहरण को ले लें। ये क्या? CH4, ये टूट जाएगा जिसमें CH2 प्लस की H2। अब देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या बना है? CH2 मेथेन। तो मतलब सॉरी CH2 क्या बना है? CH2। तो CH2 में क्या है? 2 हाइड्रोजन रह गए, 2 टूट गए। तो ये हाइड्रोजन की कमी आई, तो कौन सी अभिक्रिया आ गई? उपचयन अभिक्रिया। या अपन क्या ले लें? Mg प्लस के O2 मिलके क्या बना लेंगे? MgO2। ये मिलके क्या बना लिया? MgO2। तो Mg के पास कुछ नहीं था, इधर क्या और आ गया? सॉरी MgO। इधर क्या और आ गया? MgO। एक और क्या आ गया? O आ गया। Mg के पास इधर कुछ नहीं है, उधर मिलके क्या बना लिया? O और आ गया। तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? उपचयन अभिक्रिया। तो ये दोनों आ गई होगी समझ में, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया अपन की हो गई पूरी कंप्लीट। अपने 2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे से, उनको और देख लो। समझने की है बस छोटे छोटे। संचारण और विकृतिगंधता। संचारण और विकृतिगंधता। संचारण क्या होता है? तुमने कभी कभी देखा है, हमारे घर होते हैं ना, अच्छे से देखा है घरों में कभी कभी क्या, जैसे गेट है, अपन का गेट है, बरसात पड़ गई, बरसात पड़ने के कारण क्या आ जाएगी? उसमें जंग लग जाएगी, कलरलेस हो जाएंगे, थोड़ा सा वो गंदे हो जाएंगे दिखने में। तो उसे हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। जब किसी चीज में वायु, आर्द्रता, नमी
अम्ल, क्षार, लवण आदि से क्रिया करके क्या उनकी गंध उनमें क्या हो जाती है, उनका रंग फीका हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ये तो सिंपल सा कुछ नहीं, बस इतना ही है कि जो हमारे घरों में आर्द्रता, नमी या इनकी कमी से क्या हो जाती है, रंग फीका हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण है, अपन के गेटों में बरसात के कारण क्या लग जाती है, रंग वो लग जाती है, जंग। वो किसका उदाहरण है, संक्षारण का। संक्षारण को हटाने के उपाय क्या है, पेंट करके या सदलेपन करके, ग्रीस करके, इससे किसको हटाया जा सकता है, संक्षारण को हटाया जा सकता है। इस छोटा सा टॉपिक था। अगला है विकृति गंधता। विकृति गंधता दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, विकृति प्लस गंधता। जो खाने की चीज है उसमें क्या आना, गंध का आना। खाने की चीज में क्या आना, गंध का आना, क्या कहलाता है, विकृति गंधता कहलाता है। जो अपन की चीज होती है ना, ये जो खाने की चीज होती है, चिप्स वगैरह, इनमें अगर क्या कोई खाने की चीज होती है, वे क्या हो जाती है, ऑक्सीकरी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उनमें क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। इस कारण उसे क्या कहते हैं, विकृति गंधता कहते हैं। विकृति गंधता को दूर करने के लिए, जो हटाने के लिए, तुम्हें पता है जो अपन की ये चिप्स की थैली होती है ना, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, प्रतिऑक्सीकारी गैस, नाइट्रोजन। कभी भी तुम देखोगे ना, चिप्स की थैली लो, लगेगा तो ऐसा उसमें कितनी चिप्स भरी हो, मोटी हो रही है, बहुत ज्यादा मोटी हो रही है, ऐसा लगेगा इतनी चिप्स है, पूछो ही मत। लेकिन जब उसको फाड़ोगे ना, उसमें थोड़ी सी चिप्स मिलेगी, आपका मूड खराब हो जाएगा। तो जो उसमें भरी हुई गैस है वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस, मतलब प्रतिऑक्सीकारी गैस मिलाई जाती है। अपना लास्ट टॉपिक है, उसको और देख लो। ये क्या है, प्लास्टिक का दोस्तों, क्या है, मग्गा है, ठीक है। प्लास्टिक का क्या है, मग्गा। ये अपन का दोस्तों क्या है, प्लास्टिक का मग्गा है, ठीक है। अपन क्या हाइड्रोजन जल है, उसका अपन क्या करेंगे, जल का विद्युत अपघटन करेंगे, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल किस प्रकार टूटेगा। जो जल होता है ऐसा होता है H2O, इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो H2 प्लस के O2 मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे तो अपन 2H2 लिख देंगे, 2H2 तो O2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। H2 प्लस के H2 प्लस के O2 कैसे करेंगे विद्युत अपघटन। एक मग्गा लिया, मग्गा लेने के बाद उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दी, एक का नाम दिया कैथोड, एक का नाम दिया क्या दे दिया, एनोड नाम। एक का नाम एनोड, एक का नाम क्या दे दिया, कैथोड दे दिया। इनको नीचे क्या ला दी, कॉर्क, जिससे इसमें से कोई गैस ना निकले, ठीक है। ऊपर अपन ने इन पे क्या उल्टी परख नली धर दी, इनके ऊपर क्या रख दी, गिलास है, मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती के ऊपर गिलास को रख दे तो वो क्या हो जाएगी, उल्टी परख नली की जैसी हो जाएगी अपन की मोमबत्ती। अब क्या है, ये 6 वोल्ट, ये जो 60 वोल्ट की विद्युत धारा के साथ जोड़ दी। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना, उनको हमने किससे जोड़ दिया, 60 वोल्ट की विद्युत धारा के साथ। अब क्या है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इनमें क्या भरा हुआ है, जल। और यहाँ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपन क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे 60 वोल्ट की। तो जो उनमें जल भरा है ना, जल का क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। इसमें देखो नीला डायग्राम आ जाएगी समझ में। जल का क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। और जल का विद्युत अपघटन होने के बाद क्या हो जाएगा, जल 2H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। अब H पे हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज होता है ना, वो तो हमेशा किसकी तरफ हो जाएगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, ऋणायन चार्ज।
मैंने क्या बोला, एक दूसरे को अपोजिट वाले, मतलब अगर कोई प्लस चार्ज है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और कोई पे नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस चार्ज तो एक कैथोड पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या होएगा, माइनस चार्ज तो एनोड पे चले जाएगा। और जिस वाली परत नली पे ढका है ना, जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, वो क्या करेगी, उसका तल ज्यादा घटेगा, क्योंकि विद्युत धारा तीव्रता से प्रभावित होगी। क्योंकि अगर कोई पूछ ले कि किस अनुपात में विद्युत धारा प्रभावित होगी, तो हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है तो 2:1 में, 2:1 में क्या होगी, विद्युत धारा प्रभावित होगी 2:1 में। ये अपना क्या चैप्टर अपना पूरा खत्म हो चुका है, पहला चैप्टर। कल इस चैप्टर के 5 लेक्चर हो गए, एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा तुम्हें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, और 5 का पूरा शॉर्ट में रैपिड रिवीजन टाइप में 1 घंटे में पूरी वीडियो हो जाएगी, आपको अच्छे से आ जाएंगे। कोई को नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दे। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।